हम्पी आता है होसपेट तालुक में, जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के। हम्पी का इतिहास काफ़ी पुराना है। विजयनगर एम्पायर यहाँ की बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट डायनेस्टी रही है, बट जो हम्पी का जो उल्लेख मिलता रहा है वो रामायण काल से था। रामायण में इसको किष्किंधा कहा जाता था, जहाँ पर पूरी वानर साम्राज्य का या मंकी किंगडम एग्जिस्ट करती थी। इसमें भगवान हनुमान, सुग्रीव, वाली वो सब यहीं पर जन्मे थे, यहीं पर उनका सारा साम्राज्य था। और बाद में वही लोग आगे चलकर रामायण काल में ही भगवान राम से मिलते हैं और ये कथा आगे बढ़ती है। आगे चलकर यही अम्पायर मौर्यन डायनेस्टी से लेकर के फिर विजयनगर अम्पायर तक आई। फिर विजयनगर अम्पायर के फॉल होने तक जो तालीकोटा का जो वॉर हुआ था, जिसमें उनकी डेक्कन सल्तनत से वॉर हुई और फिर हम्पी पूरी तरीके से रूइन में बदल गया। सो हम्पी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और आज मैं हम्पी में हूँ। आज ये सेकेंड डे है, तो अगर आपने फर्स्ट डे का एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बिकॉज कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और हम्पी में आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बाकी बचे हुए इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स को और उनके रूइंस को, और उसके बाद कुछ यहाँ पे रॉयल्टी वाली चीज़ें हैं, जैसे क्वींस बाथ जो प्योरली बेसिकली रिलेटेड थी, जो राजा रानी कहाँ पर रहा करते थे। और एक दूसरा पार्ट है जहाँ पर ओल्ड टेम्पल्स, रूइंस, वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन की जर्नी। सो दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं लक्ष्मी नरसिम्हा की जो मूर्ति के पास। और एक टिप है आपके लिए, आप अपनी जो जर्नी की स्टार्टिंग करेंगे टेम्पल्स की, उसमें सबसे पहले गूगल लोकेशन पे लक्ष्मी नरसिम्हा ही डाल लीजिए। बिकॉज जैसे ही जो मेन टेम्पल्स हैं यहाँ के, जो 60 to 70% कवर करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो लक्ष्मी नरसिम्हा की जो मूर्ति है वो 6.7 मीटर्स की है और सबसे ज़्यादा ऊंची मूर्ति है हम्पी में। लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति है भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिम्हा की, जो आधे मानव आधे शेर थे। और ये मूर्ति 6.7 मीटर की है। ये मूर्ति बनवाई गई थी, जो किंग थे कृष्णदेव राय, उनके आदेश पर उनके पुजारी ने बनवाई थी। और कालांतर में जब तालीकोटा का युद्ध हुआ तो इस मूर्ति को तोड़ दिया गया। इस मूर्ति में बेसिकली ये मोनोलिथिक मूर्ति, मतलब एक शिला पर बनाई गई थी और इसमें भगवान नरसिम्हा की बाएं गोद पर लक्ष्मी जी विराजमान थी और उनके ऊपर शेषनाग हैं। जब युद्ध के बाद ये मूर्तियां तोड़ी गईं तो लक्ष्मी जी की मूर्ति तोड़ दी गई थी और नरसिम्हा भगवान के 4 हाथ थे, तो उनमें से हाथ भी टूटा हुआ है। ऐसा कहते हैं। ये मूर्ति शायद म्यूज़ियम में है, बट आई एम नॉट श्योर। पर ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है, काफ़ी विशाल है। तो आप जब आ रहे हैं तो इसके दर्शन और फ़ोटो वगैरह ज़रूर ले लीजिए। और इस मूर्ति के बगल में ही हम्पी का सबसे बड़ा शिवलिंग बड़वा लिंगा है। तो मैं चलिए अब आप उसके दर्शन करवाता हूँ। बड़वा लिंग जो शिव जी की मूर्ति है, वो जो लक्ष्मी नरसिम्हा है उसके नॉर्थ पार्ट में पड़ती है, उसके बगल में ही है। बेसिकली ये 3 मीटर की भी वन मोनोलिथिक पत्थर पे बनाई गई ये मूर्ति है। तो इस मूर्ति में बेसिकली जो पानी का सोर्स है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो जैसा लिखा हुआ था कि यहाँ पर तुंगभद्रा नदी से ही एक छोटी सी कैनाल बनाई गई थी, जिसके थ्रू यहाँ पर पानी आता है। और काफ़ी ऊंची मूर्ति है, पर इसके ऊपर की जो सीलिंग का पार्ट है ये तोड़ दिया गया था, जो आप एग्जैक्टली देख सकते हैं जब आप इसके दर्शन करेंगे तो।
लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल से जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे आपको सबसे पहले कृष्णा टेम्पल दिख जाएगा और कृष्णा टेम्पल के सामने कृष्णा बाज़ार भी है। तो बाज़ार बेसिकली ये भी सभी रूइन में पड़े हुए हैं, बट ये कृष्णा टेम्पल भी खंडित हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। ये भी बहुत सुंदर टेम्पल है, पूरा इसका आर्किटेक्चर बचा हुआ है, बट अंदर की मूर्ति खंडित है तो यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह नहीं होता है। बट आप अंदर आकर के देख सकते हैं कि उस समय कितना ब्यूटीफुली इस टेम्पल को बनाया गया था। हम्पी एक जीता जाता उदाहरण है जो बताता है कि वॉर्स कैन बी सो डिस्ट्रक्टिव। ना ही इसमें जान माल की नुकसान होता है, बल्कि इसके अलावा जो सेंचुरीज से जो ह्यूमन काइंड ने मेहनत करके बहुत सारे आर्किटेक्चर बनाए थे, जो कभी यहाँ पर फलती फूलती सिविलाइजेशन मंदिर टेम्पल थे, वो सब तहस नहस हो जाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा परिणाम होता है वॉर का। तो इस समय मैं आ चुका हूँ शशि वेकालू गणेशा के दर्शन करने के लिए। ये थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे आप नरसिम्हा जी की मूर्ति जो है वहाँ पर, उसके आगे कृष्णा टेम्पल आपको मिलेगा। फिर शशि वेकालू गणेश की यहाँ पर मूर्ति है। शशि वेकालू को सरसों के बीज जो कि कन्नड़ा बोलते हैं उनके गणेश जी कहा जाता है। ये भी मोनोलिथिक स्टेचू है जो बनाई गई है, काफ़ी ऊंची मूर्ति है। और उनका जो पेट है ऐसा कहते हैं कि सरसों के बीज के आकार का है। बाकी ये चतुर्भुज गणेश जी की प्रतिमा है जिनके हाथ में दंत और मिठाई वगैरह भी बने हुए हैं। उनके पेट पर नाग बंधा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर मूर्ति है, पर बेसिकली नाम इनका इसीलिए पड़ा है क्योंकि इन्हें सरसों के बीज के गणेश जी कहते हैं। तो जैसे आप अंदर एंट्री करेंगे उग्र नरसिम्हा के दर्शन करने के बाद कृष्णा टेम्पल आएगा, फिर शशि वेकालू यहाँ पर मंदिर आ जाता है। शशि वेकालू मंदिर के जस्ट बगल में ही हेमकुटा हिल है और ये बेसिकली साउथ ईस्ट में पड़ता है, उस हिल के नीचे ही। इस हिल का पूरा ब्लॉग मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, तो आप फर्स्ट एपिसोड देख सकते हैं। यहाँ पर गणेश जी की एक और मूर्ति है जिसे कडले कालू गणेश जी कहते हैं। कडले कालू का मतलब जो चने का बीज होता है उसके आकार में बनाई गई है वो मूर्ति। तो चलिए अब कडले कालू गणेश जी के दर्शन करते हैं। कडले कालू को लोकली जो कन्नड़ा में बोलते हैं वो काला चना गणेश जी बोलते हैं, क्योंकि उनके आकार की वजह से करीब 5 मीटर ही ऊंची मूर्ति है। ये भी मोनोलिथिक मूर्ति है और ये भी हेमकुट पर्वत के बेसिकली नीचे वाले पार्ट में पड़ती है। कडले कालू गणेश जी के दर्शन मैंने कर लिए हैं और अब ये जो मेन एरिया है इधर के टेम्पल्स में, इनके लास्ट में जा रहा हूँ। एक मोनोलिथिक नंदी स्टेचू है और यहाँ पर सुग्रीव गुफा भी है, तो मैं देखता हूँ अगर वहाँ तक ट्रैक कर सकूँ तो। और बाकी मैंने अपनी कार पार्क कर दी है। 90% पीपल या तो अपनी कार, ऑटो या स्कूटर से चल रहे हैं, बट मैंने डिसाइड किया कि इतनी भी धूप हो आज मैं वॉक करूँगा, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर और वॉक करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें नोटिस करते हो।
सो दोस्तों करीब 5 से 7 मिनट की वॉक करने के बाद मैं आ चुका हूँ इस समय मतंग पर्वत के नीचे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं। मतंग पर्वत का मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा बिकॉज़ इस पे ट्रैक करके जाना होता है, ऊपर टेंपल है। बट बेसिकली बहुत सारे लोग यहाँ पर सनराइज़ और सनसेट के लिए आते हैं। तो ये करीब 15 से 20 मिनट की वॉक है, थोड़ा सा स्टीप हिल भी है। तो मैं ट्राई करूँगा एक अलग ब्लॉग कर सकूँ, बट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसके सामने ही आपको एक बहुत बड़ी मोनोलिथिक नंदी जी की एक प्रतिमा है, वो है। और यहाँ पर सुग्रीव गुफा है। तो कड़ले कालू गणेश से ज़्यादा ये डिस्टेंस पे नहीं है, आप अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं या बाइक वगैरह जिससे भी हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ों को। एक बात और ख़ास नोटिस करने वाली है, यहाँ पर हम्पी बाज़ार के रूइंस, हम्पी बाज़ार के जो रूइंस हैं वो यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल से लेकर यहाँ मतंग पर्वत तक बने हुए हैं। काफ़ी लंबी ये लेन है। क्या समय रहा होगा जब यहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट, हाथी घोड़े जानवर और लोग सामान वगैरह बेचने आते रहे होंगे। बट ये वॉर्स के बाद ये पूरी तरीके से सिटी अबैंडन्ड और रूइंड हो गई। तो अब ये सब सिर्फ खंडहर और रूइंस ही बचे हुए हैं। तो आपको हर जगह ये रूइंस यहाँ पर दिखेंगे। तो ये मेरे पीछे मोनोलिथिक या एक शिला नंदी जी की प्रतिमा है, काफ़ी ऊंची है। और ये जो विरूपाक्षा टेम्पल है उसी को फेस करके बनाई गई है। विरूपाक्षा टेम्पल शिव जी का टेम्पल है, तो उसी को ध्यान में रखते उसी मुख में बनाई गई है। काफ़ी ऊंची है और जस्ट मतंग पर्वत के बगल में बनाई गई है ये। मैं विट्ठला टेम्पल भी वॉक करके जा रहा हूँ। एक्चुअली अगर आप फैमिली के साथ हैं या ज़्यादा लोग हैं, वॉक नहीं करना चाहते तो ये रूट सजेस्टेड नहीं है। बट आप मोनोलिथिक नंदी के बगल से ही वॉक करके अगर जाएंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद टेम्पल पड़ते हैं। अदरवाइज़ आपको पूरा बाहर से घूम करके कमलापुर होते हुए 7 से 8 किलोमीटर में भी पड़ता है, तब जा कर के विट्ठला टेम्पल आता है। तो इधर आप अगर वॉकिंग एंथुजियास्ट हैं, ट्रैकर हैं, तो आप आराम से जाइए। अदरवाइज़ आप अपनी कार से फिर मेन रूट होते हुए सिटी से जा सकते हैं। वो भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट बाई वॉकिंग इधर से पास पड़ता है। सो अभी मैं आ चुका हूँ तुंगभद्रा रिवर के किनारे, इसी रास्ते पे चलते हुए, जहाँ से यहाँ की आइकॉनिक कोरैकल राइड फेमस है। बहुत सारे लोग यहाँ से कोरैकल राइड लेते हैं। तो देखता हूँ अगर मैं ले सकूँ इस राइड को। यहाँ से तुंगभद्रा रिवर का व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और मेरे साथ ये चाचा हैं जिनके साथ मैं वॉक कर रहा हूँ। मैं हूँ इस समय कोदंड राम मंदिर में। ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे ही बना हुआ है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम ने वध किया था बाली का, और उसके बाद लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को जो मुकुट पहनाया था वो यही स्थान पे बनवाया था। अंदर मंदिर है जिसमें आपको राम लक्ष्मण दिखाई पड़ जाएंगे, और उनके बगल में बजरंगबली भी हैं। वॉक करते करते मैं, बाकी जो मेरे साथ जो ग्रुप चल रहा है
एक्चुअली मैं उनके साथ चिपक गया था, वो लोग जा रहे थे इस डायरेक्शन में। सो विरूपाक्षा टेम्पल से विठला टेम्पल की जो वॉक है, जो तुंगभद्रा रिवर के साइड में चलती है, ये 1.5 किलोमीटर की करीब वॉक है यहाँ से। दोस्तों मैं आ चुका हूँ वन ऑफ द आइकॉनिक विठला टेम्पल में। विठला टेम्पल ये समर्पित है विष्णु जी को, और यहाँ पर वो गरुड़ चैरियट भी लगा हुआ है गरुड़ जी का, वहाँ जो हमारी 50 रुपए की नोट पर है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस टेम्पल को। टेम्पल 15वीं सेंचुरी टेम्पल है, जो विजयनगर एम्पायर के दौरान में किंग देवराया के टाइम पे बनाया गया था। बहुत ही आइकॉनिक टेम्पल है, इसे फुल विजय विठला टेम्पल कहते हैं। और ये विठला जी जो विष्णु जी का अवतार माना जाता है, वो उनके नाम पे ये समर्पित है। ये भी काफ़ी ज़्यादा खंडित टेम्पल है, काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर टूटी दिखाई पड़ रही हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है, यहाँ का जो मेन चैरियट या रथ कह लीजिए, गरुड़ रथ, जो 50 रुपए की नोट पर है। इसके अलावा इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम यूनिक है। अंदर बहुत सारे कल्याण मंडप बने हुए हैं, जो मैरिज हॉल कहे जाते हैं। टेम्पल वगैरह बनाए गए हैं, गोपुरम बना हुआ है, और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है। अंदर आने के लिए आपको 35 रुपए का टिकट लेना पड़ता है, जो कि आप काउंटर से या स्कैन करके ख़रीद सकते हैं। सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पर वॉक करके आया हूँ विरूपाक्षा टेम्पल से, तो आपको 20 से 25 मिनट लग जाएगा वॉक करने में, बट अगर आप फास्ट वॉकर हैं तो जल्दी पहुँच जाएंगे। और फिर आप मेन सिटी से आप लोग अपनी कार से आ सकते हैं, और फिर पार्किंग में आने के बाद आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से, या फिर आप लोग वॉक करके आ जाइए। बट नेवर मिस दिस टेम्पल हियर। मैं इस समय हूँ एक छोटी सी गुफा के अंदर, जिसे सुग्रीव की गुफा माना जाता है। सो मैं विठला टेम्पल की ट्रैक कर रहा था, तभी रास्ते में ही ये सुग्रीव गुफा दिखाई पड़ी। आपको लेफ्ट साइड में दिख जाएगी, एक सीता सरोवर है छोटा सा, उसी के बगल में सुग्रीव गुफा है। ऐसा जो बाहर लिखा हुआ है, जो मान्यता है कि यहीं पर ही जब रावण सीता जी को ले जा रहा था, तो इसी एरिया में सीता जी ने अपने जो आभूषण थे वो ऊपर पुष्पक विमान से फेंक दिए, तो जो सुग्रीव और वानरों को मिले थे, फिर यहीं पर ही इसी गुफा के अंदर सुग्रीव ने वो आभूषण राम जी को दिखाए थे। तो अंदर एक मंच वगैरह बना हुआ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी सी गुफा है ये। सो अब मैं थोड़ा सा लंच ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ। टाउन में बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो उन में से किसी एक बेस्ट रेस्टोरेंट में
दिखाता हूँ, अगर अच्छा लगा कुछ तो मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर आज की जो रॉयल हेरिटेज वॉक है जिसमें क्वींस बाथ और वहाँ पे एलिफेंट्स कहाँ स्टोर किए जाते थे मे बी विजयनगर एम्पायर के दौरान, तो वहाँ पर चल कर के वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, फिर इस एपिसोड के एंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग ए नाइस मील एट मैंगो ट्री, मैं आ चुका हूँ क्वींस बाथ में। क्वींस बाथ ज़्यादा वहाँ से डिस्टेंस पे नहीं था। क्वींस बाथ इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है और इसे ऐसी बिल्डिंग है जिसे जाना जाता है कि क्वीन वगैरह यहाँ पर बाथ लेती थी, बिकॉज़ यहाँ पे एक बाथ टैंक है जो 1.8 मीटर करीब डीप है। बट और किसके लिए इसका उपयोग होता था ये अभी तक नोन नहीं है। तो दोस्तों, मैं इस समय पहुंच चुका हूं विजयनगर एम्पायर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग में, जो इसे रॉयल इनक्लोजर कहते हैं। रॉयल इनक्लोजर उस समय सीट ऑफ पावर हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की, और उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स, चैम्बर्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स और दरबार हॉल वगैरह सब हुआ करता था इसके अंदर। और बहुत सारी जो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी उनमें सेलिब्रेशन होता था और राजा की जो बैठकें होती थी। तो इस जो रॉयल इनक्लोजर में है उस समय 3 मेन गेट हुआ करते थे जो मोस्टली ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करते थे। करंटली ये सब रूइंस में हैं, बट बहुत सारी बिल्डिंग्स जितनी बची हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक एक जगह पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्विंग्स बनाई गई। यहाँ पर आपको एलिफेंट्स वगैरह दिख जाएंगे, ऊपर यहाँ पर नर्तकियाँ और बहुत सारे लोग ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स करी गई हैं महानवमी डिब्बा की ये जो वॉल्स पे। महानवमी डिब्बा के बगल में जो एक अनादर आर्किटेक्चर दिखेगा वो है एक स्टेप वेल, या कह लीजिए काले पत्थर वाली पुष्करणी, जहाँ पर पहले जल भरा होता था। और इस पे जो स्टोन्स वगैरह यूज़ हुए हैं वो इस एरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो ये उस समय बाहर से लाए गए थे और इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। और जो जैसा यहाँ पर प्रूफ मिलता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि यहाँ का जो पानी है उसका काम सिर्फ रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर इनसाइड द रॉयल इनक्लोजर। ऐसा कहते हैं यहाँ पर राम जी की हज़ारों जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो थी, बट इन द करेंट टाइम ये टेंपल के अंदर जो मेन गर्भगृह है वहाँ पर मूर्ति खंडित हो गई थी, तो गर्भगृह बंद हो चुका है। पर इस टेंपल का जो उल्लेख मिलता है वो 14th सेंचुरी के दौरान मिलता है। जो समय क्वीन थे अन्नल देवी, उन्होंने यहाँ पर कुछ दान दिया था। उस समय ये टेंपल बहुत ही महान माना जाता था। इसमें रामायण से लेकर और भगवत गीता से लेकर बहुत सारे जो भगवान राम के जीवन की जो कथाएं चित्रों के माध्यम से उकेरी गई हैं। काफ़ी बड़ा और सुंदर टेंपल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये टेंपल भी खंडित हो चुका है और मेन गर्भगृह बंद है, पर आप बाहर का आर्किटेक्चर अच्छे से देख सकते हैं।
जैसे ही आप ASI म्यूज़ियम से आगे बढ़ते हैं तो 50 कदम की दूरी पर ही आपको 3 मोनूमेंट्स और एक साथ दिख जाएंगे। इनमें से एक साथ हैं, जो सबसे पहला है उसमें लोटस टेम्पल है, हाथीशाला है जहाँ पर उस समय हाथियों को रखा जाता है, और एक रंग टेम्पल करके है। तो चलिए उसके अंदर चलते हैं, और इसका एक टिकट भी है एंट्री का। लोटस टेम्पल देख करके तो मैं भी अमेज़ रह गया था। क्या तो सिमेट्री में आर्किटेक्चर बनाया जाता था। आप चाहे उसके टियर्ड स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसकी छतें देख लीजिए, या जितने भी कारीगरी करी गई, इट वाज ऑल अमेजिंग। लोटस महल के जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेगी आपको ये एलिफेंट स्टेबल दिख जाएगा, और ये जो पूरा एरिया है इसको जिनाना इनक्लोज़र बोलते थे। जिनाना मतलब महिलाओं का इनक्लोज़र। तो ऐसा लिखा हुआ, ऐसा कोई ख़ास एविडेंस नहीं था कि और किसी चीज़ों के लिए यूज़ होता था। तो इसके अंदर और भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स हैं, बट लोटस टेम्पल और ये एलिफेंट स्टेबल एकदम मतलब आपको अलग से दिखाई पड़ जाएंगी। तो इस लोटस टेम्पल में 11 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। ऊपर 3 जो अलग अलग डोम के स्ट्रक्चर हैं वो मैच करते हैं। तो यहाँ पर उस समय हाथियों वगैरह को रखा जाता था। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। सनसेट हो गया है ऑलमोस्ट। हम्पी में डे और बहुत गर्म होता है, बट इवनिंग और मॉर्निंग बहुत ही अच्छे होते हैं। बट इट्स ऑल लाइट अगर आपको ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिल रहा है। सो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। हम्पी का एक्सप्लोरेशन जारी रहेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।